2022 के जो भी नतीजे आएंगे उसका असर हिंदुस्तान की आने वाली सियासत पर पड़ेगा। हमारी ये समझदारी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर सच में अक़लियतों के हमदर्द हैं, उसके खिलाफ किस तरह से मुश्तरका मुहाज बना के लड़ाई लड़नी चाहिए। अफसोस है कि ये उस शक्ल में या उस तरफ उनका कोई काम नहीं है। तो अगर हार जाती है तो क्या वो मुद्दे होंगे बीजेपी के लिए कि बीजेपी अपने ही मुद्दों से हार जाएगी? हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं। तो आपने वायदा किया था 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त आप 900 नए शहर बना दीजिए और उनके जो भी नाम रखना चाहते हैं आप शौक से रखिए, मुझे लगता है किसी को इतराज़ नहीं है। जहाँ से गुज़रो धमाल कर दो, जहाँ भी पहुँचो धुआं बिछा दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी ज़मीनों को लाल कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिल्लत टाइम्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उमैर आज़मी आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जौनपुर से पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के साबिक सदर नदीम जावेद साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस्तकबाल है नदीम साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपको और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला मुझसे बातचीत करने के लिए। जी नदीम जावेद साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश अभी महज 1 साल बचे हुए हैं, 2022 में जो इलेक्शन है, तो उसमें आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की क्या कार्यकर्दगी रहेगी? नहीं, देखिए 2022 का जो यूपी असेंबली इंतखाब है वो बहुत अहम है और दरअसल ये इंतखाब जो हो रहा है 2022 का, इसके जो नताइज होंगे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में किसी सरकार को बनाने के नताइज नहीं होंगे। 2022 के जो भी नतीजे आएंगे उसका असर हिंदुस्तान की आने वाली सियासत पर पड़ेगा, 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर पड़ेगा और जो आगे का नैरेटिव है, आगे का हिंदुस्तान का जो नज़रिया फ़िक्र है और किस तरह का हिंदुस्तान चलेगा, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरेगा। इसलिए इलेक्शन बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी की ये बहुत साफ समझदारी है कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की और ख़ास तौर से रियासत की जो योगी सरकार है, जिसको हम लोग अजय सिंह बिष्ट की सरकार कहते हैं, इस सरकार को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी की जो क़यादत है उस काम में लगी हुई है। हाँ, ये बात सच है कि जो पिछले लोकसभा के और उसके पहले असेंबली के इंतखाब हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 40% के आसपास वोट मिला है और 40% वोट के बाद जो दूसरी सियासी जमातें हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या दीगर छोटी पार्टियां हैं, उनके सबके वोट मिला भी दिए जाएं तो लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझदारी इसमें है कि तमाम वो लोग जो अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को ताकत देने का काम करें। जी नदीम जावेद साहब, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं, अपनी सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन भी करके कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी भी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं और मैंने बिहार इलेक्शन में कहा था और वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था। मैंने उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त की थी कि तेलंगाना जहां पर 119 असेंबली की सीट है और जहां से ख़ुद मोहतरम ओवैसी साहब MP चुनकर आते हैं और उनके भाई MLA चुनकर आते हैं, वहाँ पर वो सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाकी रियासतों में वो उन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां अक़लियतों की ठीक ठाक तादाद है और वो इतना वोट का इंतज़ाम कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आराम से फ़तेह मिल जाती है, जीत जाती है। हमारी ये समझदारी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर सच में अक़लियतों के हमदर्द हैं तो उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के आईन, हिंदुस्तान की अदलिया पर जो हमले करने वाली पार्टी है उसके ख़िलाफ़ किस तरह से एक मुश्तरका मुहाज बना के लड़ाई लड़नी चाहिए। अफसोस है कि ये उस शक्ल में या उस तरफ उनका कोई काम नहीं है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक़ से बात कही। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप, ख़ास तौर से मोहतरम राहुल गांधी, मोहतरमा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस के ज़िम्मेदारान इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पर भी हम लोग तमाम इलाकाई पार्टियों को इकट्ठा करें और जो 2022 का 2024 का बैटल है या हमारी जो सियासी लड़ाई है उसको ताकत देने का काम।
नदीम जावेद साहब, एक सवाल और आपसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं यूपी में, तो ऐसे में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और एक हाल ही में बयान सलमान खुर्शीद साहब का आ रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 130 सीटें जीत जाएंगे पूरी तरीके से। तो 130 सीटें आपकी पार्टी अगर जीत जाती है तो कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक बात बहुत साफ है और वो ये है कि सलमान भाई का जिस बयान का आप हवाले दे रहे हैं वो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। जी लेकिन मेरा ये ऐसा समझना है कि चुनाव में अभी तकरीबन 6 महीने हैं जी। और मुझे 2 चुनाव लड़ने का तजर्बा है, जिसमें एक मैं जीता हूँ, एक हारा हूँ। हम्म, चुनाव पल पल बदलता है हम्म, और जो हार और जीत का मार्जिन होता है वो 2 से 5% या 1 से 3% के बीच में होता है, यानी 2000, 3000, 5000, 8000 में हार जीत होती है। आखिरी वक्त में 2 दिन पहले सारा मैनेजमेंट होता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतेगी या दूसरा कोई कितना जीतेगा, इसके बारे में अभी पेशीनगोई कर पाने की ताकत मुझ में तो कम से कम नहीं है। हम लोगों की ये कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, मजबूती के साथ चुनाव लड़े और न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर जीतने की कोशिश करे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कोरोना के वक्त नेशनल लेवल पर प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने काम किया है, कोरोना के बाद काम किया है, हर इशू पर, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, एनपीआर के इशू हो, किसानों का सवाल हो, ये तमाम सवालों पर वो एक लंबी डिबेट होगी कि क्या क्या हुआ। हर सवाल पर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की आवाम के साथ, खुसूसन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़ी रही है और हमारा ये इत्तेमाद है कि कांग्रेस पार्टी जीतकर इस चुनाव में मजबूती के साथ इस रियासत पर एक ताकत की शक्ल में खड़ी होगी। एक खबर नदीम साहब, एक और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पिछली मर्तबा जो चुनाव हुए 2017 में, तो जो विधायक दूसरे नंबर पे थे तो उनको उनके नाम 40 नाम मुंतखब कर दिए गए हैं कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे, इंतखाब कर दिया गया है पिछले। तो क्या लग रहा है कि अगर वो 40 नाम जो सेकंड थे पिछली लड़ाई में 2017 में, तो वो लोग आते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें बदलेंगी उत्तर प्रदेश में सियासी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल पार्टी ने अनाउंस नहीं किया है, जी जी लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर नाम ही लेके कहता हूँ कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं अजय कुमार लल्लू, जी अखिलेश प्रताप सिंह जी मान लीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मजबूत जी आदमी हैं, अजय राज जी बनारस में हैं, या ललितेश जी मिर्ज़ापुर में हैं, अनुग्रह नारायण सिंह जी इलाहाबाद में हैं, इमरान मसूद साहब वहाँ पे हैं, इमरान भाई का कौन सा सहारनपुर से इमरान मसूद साहब हैं, उसके बाद पंकज मलिक है शामली से। इस तरह के हमारे पास जो इस्टेब्लिश लीडरशिप है जी। नदीम साहब, वो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, अपोजिशन लगातार बात कर रहा है कि करप्शन और क्राइम बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से महंगाई भी चरम सीमा पर है, जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, तो अगर हार जाती है तो क्या वो मुद्दे होंगे बीजेपी के लिए कि बीजेपी अपने ही मुद्दों से हार जाएगी? क्या बड़ी वजह देखिए, होगी? चुनाव के पहले ये कह देना कि हार जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, मुझे लगता है कि अभी तो चुनाव में 6 महीने बचे हैं। हम्म, बीजेपी को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बीजेपी को कोई इतने हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी जो है वो चुनाव हार ही रही है। सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि हमें चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देनी है और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें वो नैरेटिव खड़ा करने पड़ेगा, वो सवाल खड़ा करने पड़ेगा जिससे उत्तर प्रदेश की आवाम परेशान रही है। उन सवालों को आवाम के बीच में ले जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, उनके मुस्तकबिल को तबाह कर दिया, इसलिए रास्ता जो है वो बीजेपी को शिकस्त देकर एक नई सरकार बनाने का है। तो हम उस तरफ काम करेंगे और हमें यकीन है कि इन सवालों को जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर से जो कांग्रेस पार्टी है वो आवाम के बीच में ले जाकर ज़रूर कामयाब होगी। नदीम साहब, एक सवाल और, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पत्र लिखकर ये मांग भी की गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए, बल्कि उस ज़िले का नाम बदल दिया जाए, तो कहाँ तक आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि नाम बदलना कहाँ तक बेहतर है? बेहद अफसोसनाक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डालने वाले सर सैयद अली रहमान ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान इसकी 2 खूबसूरत आँखें हैं। हिंदुस्तान हमारी जो मुश्तरका तहज़ीब है, हमारा जो मुश्तरका कल्चर है, हमारी जो हिंदू मुस्लिम और दूसरे मज़हबों को मिलाकर चलने की जो एक हमारी तारीख़ रही है, उस बुनियादी आइडेंटिटी पर, उस कल्चर पर, उस तहज़ीब पर हमला करने की कोशिश
आरएसएस के नज़रिए फ़िक्र के लोग करते हैं, और उनकी कोशिश ये है कि ख़ास तौर से अक़लियतों को, दलितों को, पिछड़ों को और समाज के औरतों को, और औरतों के हुकूक़ पर भी बहुत हमला हुआ है, और समाज के कमज़ोर लोगों को हाशिए पर डाल दिया जाए। और इसलिए उस नैरेटिव को बदलने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। हम समझते हैं कि आपको अगर नाम ही बनाने का शौक़ है तो आपने वायदा किया था 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त कि हम इस मुल्क के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। आप 100 नए शहर बना दीजिए, और उनके जो भी नाम रखना चाहते हैं आप शौक़ से रखिए, मुझे लगता है किसी को इतराज़ नहीं होगा। लेकिन जिन शहरों की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, अपना वजूद है, और जो शहर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मोहब्बत का, अमन का, इंसानियत का, हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का पैगाम देती है, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करने के लिए और अलीगढ़ को डिस्टर्ब करने के लिए अगर योगी जी अगर नाम बदलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बेहद शर्मनाक है, बेहद अफसोसनाक है, और इस लड़ाई को सियासी जमातों के साथ आवाम को भी लड़ने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल नदीम जावेद साहब हमारा आपसे ये है कि जिस तरीके से अब अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी ये इल्ज़ाम बीजेपी पे लगाती रही है कि वो धर्म की राजनीति करती है, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में धर्म की राजनीति काम आएगी या फिर वो मुद्दे विकास? ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की सियासत करती है, और मज़हब को भी बहुत बदशक्ल तरीके से पेश करने की कोशिश करती है। बेसिकली हिंदू मज़हब तो मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत के लिए उसको नफ़रत की बुनियाद पर खड़ा करती है। और एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे बात, कि जहाँ पर मुसलमान नहीं है वहाँ क्या करते हैं। हरियाणा में 27-28% जाट है, तो वहाँ लड़ाई जाट, चूँकि मुसलमान नहीं है तो जाट और नॉन जाट की है, यानी हिंदुओं में आपस में लड़ाई है। महाराष्ट्र में मराठा है तो मराठा और नॉन मराठा की लड़ाई है। कोशिश ये है कि समाज को किसी सूरत से बांट दो और बांट करके एक हिस्से की वोट ले लो। ये बेसिकली एक टैक्टिस है उनकी वोट पाने की। ये कोई उनका बहुत बुनियादी मकसद है मज़हब के नाम पर काम करना, ऐसा नहीं है। वो एक ज़रिया है जिससे उनको सियासी फ़ायदा मिल जाता है, जिसमें वो अभी तक कामयाब होते रहे हैं पिछले 3 इलेक्शन में। मगर हमें उम्मीद है कि अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, लोगों को ये पता चल चुका है कि ये मज़हब का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सियासत के लिए और वोट के लिए करना चाहते हैं। इसलिए हमें यकीन है कि लोगों के बुनियादी सवाल पर, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सवाल पर आने वाले इंतखाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जौनपुर से पूर्व विधायक नदीम जावेद साहब, जिनसे हमारी ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मैं उमैर आज़मी आप सभी दर्शकों से यहीं पर विदा लेता हूँ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, जौनपुर। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।